आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री का अध्याय 2 राजा किसान और नगर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने अध्याय 1 पढ़ लिया है। ओके दोस्तों, ईंटें मन के तथास्तियां, जिसमें क्या है आपका हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा था। चलिए क्रम से पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर को, राजा किसान और नगर को। ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, आपका पार्ट 1 है। ओके तो पहले आपको थोड़ा बहुत सन होना चाहिए कि लगभग किस सन से बीच किस सन के बीच है क्या है आपकी कौन सी सभ्यता रही। तो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी 2600 बीसी से क्या है 1900 बीसी के में थी। ओके वैदिक सभ्यता थी वो आपकी क्या है 1500 से 600 बीसी तक में रही। आपको ये क्या है माइलस्टोन छोड़ के रखना है, आपको थोड़ा थोड़ा ये क्या है याद करके रखना है, जिससे आपको क्या है पूरे पढ़ेंगे आप इतिहास तो आपको आसानी होगी समझने में। ओके कि कौन वंश कहाँ रहा, कौन सभ्यता किस समय रही। ओके हर्यक वंश था वो 544 से 412 बीसी में था। नागवंश आपका 1400 क्या है 412 से 344 बीसी तक का। नंद वंश आपका 344 से 321 बीसी तक रहा। मौर्य वंश है आपका 321 बीसी से आपका 125 बीसी तक रहा। ओके ये आपको ये भी एक 322 से भी माना जाता है, कई बार देखा गया है, तो आपको एक फिक्स याद रख लेना है। ओके अब देखिए मैं आपको अब सिलेबस की बात करूं आपके केस में, तो आपके सिलेबस में देखिए हड़प्पा सभ्यता मैंने पढ़ा है पहले चैप्टर में, तो आपके सिलेबस में क्या है हड़प्पा सभ्यता है। ओके बाकी क्या है ये आपके 3 नहीं है, यहाँ तक आपको नहीं है ना वैदिक सभ्यता है, ना हर्यक वंश, ना नागवंश, ना नंद वंश। डायरेक्ट इसके बाद आपका क्या है मौर्य वंश आ जाता है। चैप्टर में आपकी मौर्य वंश के बारे में दिया गया है। ओके तो ये इतना नहीं है। ओके तो इसके क्या है हम एक दो लाइन बस में इनको आपको समझाऊंगा मैं। ओके जिससे आपकी समझ पैदा हो जाए। बाकी हम क्या है विस्तार से इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले। तो हमने हड़प्पा सभ्यता अध्याय में पढ़ लिया है, मौर्य वंश में पढ़ेंगे। ओके चलिए स्टार्ट कर लेते। मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि किस प्रकार से क्या है पूरा इतिहास चला। नंद वंश की बात करते हैं। ओके तो आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक था वो कौन है महापद्मनंदन था। ओके ये आपका हो जाएगा नंद वंश का संस्थापक। लेकिन क्या है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था ये आपको अच्छे से भी याद होगा, घनानंद। ओके घनानंद वही घनानंद है जिनने क्या है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है भगा दिया था अपने उसके रास्ते, जिससे उन्हें शपथ ली थी कि क्या है मैं अपने ये घनानंद के पूरे साम्राज्य को मिटा दूंगा। ओके क्या है तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की क्या है स्थापना की गई। ओके ये आपको पता ही होगा। ओके अब हड़प्पा सभ्यता की बात कौन सी सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। यहाँ भी देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बात अब कौन सी सभ्यता स्टार्ट हुई, वैदिक सभ्यता। और आपने देखिए ओके आगे पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता थी। ओके आपने जब क्या है हड़प्पा सभ्यता का मैं आपको बताया था, हड़प्पा सभ्यता का पूरा चैप्टर पढ़ाया था, उसमें लास्ट में देखिए थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। उनमें से एक था आर्यों का आक्रमण। तो हम कह सकते हैं आर्यों ने आक्रमण किया होगा, वैदिक सभ्यता का पतन किया होगा, और क्या है हड़प्पा सभ्यता का पतन किया होगा और वैदिक सभ्यता का प्रारंभ किया। ओके ये है फिर क्या है यह एक क्या है ग्रामीण सभ्यता थी। इसका काल क्या है 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ओके किसमें ये आपकी वैदिक सभ्यता में। आर्यों की भाषा क्या थी संस्कृत थी, और इस समय क्या है ऋग्वेद लिखा गया। ओके ऋग्वेद अब देखिए ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल देख लीजिए। तो वैदिक जो काल है आपका वैदिक काल है, वैदिक काल को कितने भागों में, वैदिक काल के दोस्तों आपको क्या है 2 भागों में बांटा गया है। ओके वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हो जाएगा 1500 से आपका 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। ओके क्या है ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद की रचना हुई, इसी से किसके लिए नाम इसका ऋग्वैदिक काल पड़ गया। बाकी जो यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद और आपने पता होगी ओके ये किसमें थे लिखे गए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। ओके तो ये हो जाता है। ये मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके तो यहाँ से अपना कंसेप्ट जो स्टार्ट हो जाता है चैप्टर 2 की। ओके तो चलिए अपन क्रम से पढ़ते हैं। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप क्या है जेम्स प्रिंसेप ने 1830 के दशक में, 1830 से मतलब हो जाएगा आपका कितना 1830 से 1840 के मध्य की मतलब दशक की बात करें तो मतलब आपको 10 साल जोड़ के बात करनी है। ओके मैं ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल लिया। ओके आरंभिक अभिलेख तथा सिक्के में इन्हीं लिपियों का उपयोग किया गया था। ओके जेम्स प्रिंसेप ने पता लगा लिया कि अधिकतर अभिलेख और सिक्कों में प्रियदर्शी शब्द आया है। जब इन्हें क्या है अब देखिए पहले जो भी लिखे गए थे सिक्के अभिलेख मिले हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भाषा का प्रयोग था। ओके तो ये क्या है बहुत ही मुश्किल थी ये लिपि समझना। ओके लेकिन क्या है जेम्स प्रिंसेप ने इस पर क्या रिसर्च किए और फाइनली क्या है इनका पता लगा कि इसकी भाषा किस प्रकार से उसे कैसे पढ़ा जाएगा। जब इन्हें पढ़ा तो उसमें क्या है प्रियदर्शी से सिक्कों में क्या है प्रियदर्शी शब्द लिखा है। अब प्रियदर्शी का अर्थ क्या होता है, मनोहर मुखाकृति वाला राजा, ये होता है। ओके कुछ अभिलेखों में राजा का नाम अशोक भी लिखा मिला है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक क्या है सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक था। ओके अब देख लेते हैं हम पढ़ने वाले हैं अभिलेख
और क्या है अभिलेख शास्त्र क्या होती है। ओके, अभिलेख पढ़ लेते हैं। पत्थर, धातु तथा मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को क्या कहते हैं, हम अभिलेख कहते हैं। आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है, एक वाक्य में पूछा जा सकता है, याद रखना है। पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर खुदे हुए लेख को क्या है, अभिलेख कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से रहते हैं के डायग्राम के माध्यम से। नेक्स्ट है, जो भी व्यक्ति अभिलेखों को बनवाते थे उनमें उन लोगों के क्या है उपलब्धियां, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उनके व्यवहार विचार लिखे जाते थे। मतलब जो भी क्या अभिलेख लगवाते थे, जैसे अशोक ने मान लीजिए अभिलेख अपने दिए हैं तो उनमें क्या है उनकी उपलब्धियां लिखी हुई हैं, उनने क्या कार्य किए, उनके विचार क्या है, ये सब क्या है अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। ओके, अधिकतर अभिलेख राजाओं के क्रियाकलाप, विजय अभियान तथा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा देते थे। साथ ही ये बताते थे कि इन्होंने कितना दान किया, ये अभिलेख में ये भी बताया जाता था। ओके, कुछ अभिलेखों में इनके निर्माण की तारीख भी मिली है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो क्या है कुछ अभिलेख है उनमें क्या है तारीख भी मिली है कि ये किस तारीख में ये लिखा गया है। इससे क्या है इतिहासकारों को बहुत ज्यादा फायदा होता है जिसमें तारीख मिल जाती है। इससे क्या है इतिहासकारों को फिक्स पता चल जाता है कि ये अभिलेख किस समय में लिखा गया है। ओके, साथ ही क्या है जो प्राचीनतम अभिलेख उसमें क्या है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, और प्राकृत जो भाषा थी वो क्या है आम जनता की भाषा थी। ओके, इसके अलावा क्या है तमिल, पाली, संस्कृत जैसी भाषा के शब्द भी अभिलेख में क्या है मिले हैं। ओके, अब क्या है अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं। ओके, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अभिलेख शास्त्र कहलाता है। ओके, अभिलेख किस प्रकार से, तो देख लीजिए ये क्या है कोई पत्थर का ये आपने लग रहा है ताम्र पत्र शायद। ओके, तो उसमें क्या है खरोच के ये क्या है बनाए पूरा लिखा गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम ये पूरा आपका ताम्र पत्र या किसे हम क्या है अभिलेख भी कह सकते हैं। ओके, हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं जनपद और महाजनपद। ओके, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो पढ़ते समय भी तो क्या कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, बेझिझक होके मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, तो जनपद और हम क्या पढ़ने वाले हैं, महाजनपद। जनपद का पहले अर्थ देखते हैं। तो जनपद क्या है, दो शब्दों से बना है, जन और पद। देखिए जन मतलब जनता हो गई, लोग हो गया, पद मतलब हो गए पांव, अर्थात जहां लोग आकर बस जाएं ऐसा क्षेत्र कहलाता है। ओके, जहां लोग आकर बस जाएं ऐसा क्षेत्र जहां लोग निवास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। ओके, महाजनपद की बात करें, महाजनपद क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कई जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें क्या है महाजनपद कहा जाने लगा। मतलब क्या है कई जनपद आपस में मिल गए तो एक समझ लीजिए आप एक महाजनपद बना। ओके, अधिकतर महाजनपदों की ये क्या है राजधानी होती थी। ओके, इन राजधानियों की क्या है किलेबंदी होती थी। जो भी राजधानी बनी उसकी सुरक्षा के लिए क्या है किलेबंदी भी की जाती थी। मतलब चार तरफ से क्या है दीवारें बना दी जाती थी। ओके, सुरक्षा के लिए किले बंद राजधानी का रखरखाव सेना और नौकरशाह द्वारा किया जाता था। तो अब राजधानी के लिए क्या है सुरक्षा के लिए क्या है सेना और रखे जाते थे, साथ ही क्या है नौकर भी रखे जाते थे। ओके, अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई लोगों का समूह शासन करता था। ओके, वैसे क्या है महाजनपद में कौन सा एक राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ गण और समूह नाम से संघ नाम से भी क्या है कई राज्य थे जिनमें क्या है कई लोग शासन करते थे। अब गण के कहलाते हैं, तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता है। ओके, और संघ क्या है, संघ शब्द का प्रयोग किसी संगठन या सभा के लिए किया जाता है। मतलब कोई राज्य है उसमें क्या है पूरा एक तो टीम है, कुछ 4-5 लोगों की टीम है। ओके, पूरा संघ बना हुआ है तो वो शासन कर रहा तो क्या है संघ कहलाता था। ओके, हम देखिए पूरा बात करें 6वीं शताब्दी से, कहोगे 6वीं शताब्दी, आप देख सकते 6वीं शताब्दी से पूर्व में क्या है 16 महाजनपद थे। ओके, और ये 16 महाजनपद थे। ये हमें कैसे पता चला कि 16 महाजनपद थे, तो ये भगवान महावीर और क्या भगवान जो बुद्ध के जो ग्रंथ है उनसे हमें प्राप्त हुआ, उन्हीं में इनका वर्णन है। तो उस समय क्या 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे। ओके, का उल्लेख क्या है बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ओके, कौन कौन से थे, अवध, गांधार, बज्जी, कुरु, पांचाल, अवंती और भी 16 प्रकार के थे। ओके, इन महाजनपदों का नाम कई बार मिलता है, किसमें मिलता है भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की क्या है जो ग्रंथ है उनमें हमें इनका जानकारी मिलती है। ओके, तो 6वीं शताब्दी कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। मैं आपको स्थिति बता दूं तो पहले देखिए भारत का नक्शा इस प्रकार से है। ओके, तो ये उस समय का था 6वीं शताब्दी, तो कुरु इस साइड था। ओके, मतलब हरियाणा साइड था। ओके, यहाँ सूरसेन था, यहाँ असमक था, चेदी हो गया, आपका मगध हो गया, और ये गांधार हो जाता है मतलब उस पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड गांधार कम्बोज है। ओके, मल्ल यहाँ है, बज्जी यहाँ है। तो आपको क्या है थोड़ा बहुत इनकी क्या है आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा कहाँ है। ओके, अब मैं कहते कि अभी आपको क्या है 16 के 16 महाजनपद के नाम याद होने चाहिए, लेकिन अभी आपके इतना जरूरी नहीं है, पेपर में नहीं आता है वैसे अभी आपकी 12th में, लेकिन आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। ओके, तो इतिहास पढ़ेंगे। ओके, आईएएस है, एमपीपीएस से, यूपीएससी किसी की भी आप तैयारी करते हैं तो आपको क्या है 16 के 16 महाजनपद याद होने चाहिए। अब मैं याद करें तो इसकी ट्रिक बना है
क्या बनाया मैं आपको बस सुना देता हूँ गाना के रूप में। ओके, चंपागिरी बारात में कौशाम्बी के साथ में वैशाली ने शराब पिया, महिष्मती ने गुस्सा पिया, काफी शक्ति इंद्री घर, मथुरा हाट बिराट नारा, तक चला तो आ जाना, महापोटली पा जाना। तो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है, इनकी राजधानी है। और इनका 16 आपको महाजनपद कौन से थे, अनवा, कावा, बाज को मल्ला होगा, 5 6 कुरुसुरु, कामबन, गंधश्रु। तो ये हो जाते हैं आपके 16 महाजनपद। इससे पहले मैंने बताया चंपागिरी बारात वाले उनकी हो जाती राजधानी, क्योंकि कंपटीशन के पेपर में आता है कि मान लो चेदी जो महाजनपद है उसकी क्या है राजधानी कौन सी थी, ये सिर्फ आते हैं। ओके, तो आपको याद होना चाहिए, तो अभी जरूरत नहीं है। ओके, अभी आप क्या है समझ के रखिए कि ये थे। ओके, मुख्य 4 से 5 आप याद रखिएगा। ओके, बाकी मैंने आपको बता दिया, आप कंपटीशन पहुंचेंगे तो आपको क्या है, आप आगे 12th के बाद तैयारी करेंगे यूपीएससी की, एमपीपीएससी की, ओके, यूपीपीएससी की, किसी की भी आप तैयारी करें किसी भी राज्य से। ओके, तो आपको क्या है, आपको ये जरूरी है इतिहास में याद रखने के लिए। ओके, चलिए आगे देख ले। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक परिवर्तनकारी काल। ओके, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है जो, ओके, 600 ईसा पूर्व को क्या है, एक क्या परिवर्तन कारी काल क्यों कहते हैं। ओके, तो इससे मुख्य कारण कौन कौन से, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो कौन कौन से आपको मुख्य पॉइंट बता देने हैं। एक आरंभिक राज्यों का उदय, क्योंकि इस समय क्या है नए नए राज्यों का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग। ओके, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता के लोग तो लोहे के जानते ही नहीं थे। वैदिक सभ्यता में क्या है, लोहे की खोज हुई है। ओके, और वैदिक सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, अपनी ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आ गई। ओके, तो यहाँ क्या है लोहे का क्या है अच्छा प्रयोग होने लगा। ओके, साथ ही सिक्कों का विकास हुआ, बौद्ध और जैन दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ, क्योंकि बौद्ध और महावीर किस समय थे, इसी 600 ईसा पूर्व के समय थे। ओके, तो इनकी क्या है विचारधाराओं का विकास हुआ, साथ ही क्या है ब्राह्मणों द्वारा धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना हुई। ओके, ये सब क्या है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक परिवर्तनीय काल थे। ओके, तो चलिए आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते जाइएगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर कमेंट में पूछ लीजिएगा, कहीं भी आपको डाउट हो तो। ओके, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। ओके, क्षत्रिय क्या है आपको पता है, समाज को 4 वर्गों में बटा था उस समय। ओके, कौन सा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ओके, वैश्य शूद्र, तो ये इन बटा हुआ था। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या क्षत्रिय ही क्या राजा बन सकते थे। राजा का काम क्या किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना था। धीरे धीरे कुछ राज्य अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र बनाने लगे थे। ओके, लेकिन क्या है जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय राजा बनता था, लेकिन ऐसा धर्मशास्त्र कहते थे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी क्या है धर्मशास्त्र का पालन करें। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, भूमिदान किसी चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि उसमें कहता है कि स्त्री क्या है भूमिदान नहीं कर सकती है, स्त्रियों के पास क्या है, स्त्रियों के पास क्या है भूमि नहीं होती थी। लेकिन आप आगे पढ़ेंगे प्रभावती के पास भूमि थी, उन्होंने दान भी किया है। तो ये क्या है धर्मशास्त्र कुछ बताते हैं, लेकिन क्या जरूरी नहीं सभी पालन करें। ओके, जैसे भगवत गीता कुछ कहती है, मान लीजिए जरूरी नहीं हम उसका पालन ही करते। ओके, इस प्रकार से। ओके, अब देख लिए 16 महाजनपदों में प्रथम था मगध। मतलब सबसे बात करें सबसे 16 महाजनपद थे, सबसे शक्तिशाली और महान क्या आपका महाजनपद था मगध था। ओके, जिसके शासक कौन थे, घनानंद लास्ट में आते हैं। ओके, तो चलिए अब देख लेते तो मगध कहाँ है। तो मगध क्या है बिहार राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए मैं आपको डायग्राम से माध्यम से बताऊं तो ये आपका मगध वर्तमान समय में आप देखेंगे तो इस साइड कहाँ है, अपने नक्शा में देखेंगे तो यहाँ आपका बिहार है। ओके, तो यहाँ क्या है आपका मगध है, क्योंकि पहले 6वीं शताब्दी में यहाँ मगध था, अब जो कि है बिहार पटना के नाम से जाना जाता है। ओके, तो क्या है आपका मगध क्या है बिहार राज्य में स्थित था। मगध 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। ओके, इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे। अपनी सबसे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली था मगध। क्यों था, इसके कारण आपको जानना चाहिए। तो कारण कौन कौन से, तो कि उपजाऊ भूमि था। अब यहाँ से कई नदियां जाती हैं, इससे क्या है उपजाऊ यहाँ भूमि में से मिल जाती हैं, अच्छी फसल होती थी, लोहे की खदानें थी। ओके, लोहे की खदानें थी, वो झारखंड साइड के भी आता था। ओके, तो लोहे की खदानें बहुत उपलब्ध थी। ओके, जिससे क्या है लोहा मिल जाता था। अब लोहा देखिए सबसे महत्वपूर्ण, लोहा मिल गया तो ये लोग औजार हथियार बनाने लगे। तो औजार और हथियार होंगे तो शक्तिशाली तो होंगे ही। साथ ही क्या है जंगलों वाला एरिया था, तो जंगलों में क्या है हाथी उपलब्ध हो जाते, क्योंकि सेना युद्ध के लिए हाथी बच सकते हैं, औजार बच सकते हैं, तो सब कुछ क्या है पूर्ति हो रही थी, इसलिए सबसे शक्तिशाली थी। ओके, सेना में क्या है हाथियों को शामिल किया जाता था। गंगा और इसकी उप नदियों में से आने जाने का रास्ता आसान और सस्ता था। ओके, मतलब ये क्या है नदियों की सहायता से क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, क्योंकि नदियां यहाँ से निकलती रहती थी। तो इससे क्या है नदियों जल मार्ग से जाना क्या है आसान होता है और सस्ता होता है। ओके, मगध क्या है प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। मगध में योग तथा शक्तिशाली शासक थे, मतलब क्या है योग और शक्तिशाली शासक थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ओके, ये सब क्या है महान शक्ति योग शासक हुए, इसलिए क्या है ये क्या है एक शक्तिशाली राज्य था। क्योंकि जरूरी है राजा ही अच्छा होगा तभी तो क्या है पूरा शासन अच्छे से चलेगा। ओके, इस शासकों की बेहतर नीतियों के कारण क्या है मगध इतना समृद्ध। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं।
अब प्रारंभ में क्या है, राजगाय का मगध की राजधानी होती थी। ओके, राजगृह है यहाँ, राजगृह नहीं, राजगृह है। ओके, तो प्रारंभ में क्या है, मगध की राजधानी कौन थी, राजगृह। लेकिन परंतु क्या है, 4वीं से शताब्दी ईसा पूर्व में क्या है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बन गई, पाटलिपुत्र को बना दिया है। वर्तमान समय में क्या है, पटना, बिहार का जो पटना है वही क्या है, पाटलिपुत्र था उस समय। ओके, तो क्या है, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ओके, पहले थी राजगृह, लेकिन बदल के क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया गया था। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं, मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में क्या है, 321 से 185 बीसी तक रहा, आपको अच्छे से याद रख लेना है। ओके, तो क्या है, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अंतिम शासक कौन था, घनानंद था अंतिम शासक उसका, आपका नंद वंश का। ओके, तो इसे क्या है, इसे हराकर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या घनानंद को हराया और क्या है, मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है, सहायता की थी। आपको भी पता है, पूरा अच्छे से ये कहानी पता होगी। ओके, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य भी कहा जाता था। इन्होंने क्या है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चाणक्य ने लिख देना है। ऑब्जेक्ट में आपको चाणक्य ना आए तो कौटिल्य आएगा, कौटिल्य भी नहीं है तो विष्णुगुप्त आएगा, कोई भी आपको दे सकता है, तीनों याद रखिएगा। चाणक्य क्या है, नाम है, ये चाणक्य भी कहते थे, विष्णुगुप्त भी, कौटिल्य भी। ओके, ये सब उनके नाम है। साथ ही इन्होंने कौन सी पुस्तक ली, अर्थशास्त्र। अब देखिए यहाँ नाम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स, तो सबको लगता है कि इसमें क्या है, अर्थ इकोनॉमिक्स के बारे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पूरा शासन के बारे में था, किस प्रकार से शासन के रहता है। ओके, इस प्रकार से था, इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स की बातें नहीं थी। इसका शासन पश्चिमोत्तर से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था, मतलब मौर्य साम्राज्य का। देखिए, अगर मैं कोशिश करूं भारत का नक्शा बनाने की, ओके, तो इस प्रकार से अपना ये हो जाता है अपना भारत का नक्शा। ओके, तो ये आप समझिएगा। ओके, तो ये अपने पूरे भारत में क्या है, पूरे भारत में क्या है, मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। साथ ही आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ तक भी क्या है, पूरा मौर्य साम्राज्य फैला था। मतलब समझ सकते हैं, पूरे भारत में तो राज्य है ही मौर्य साम्राज्य। साथ ही इन्होंने क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है जो वर्तमान में, यहाँ भी पूरा क्या है, बलूचिस्तान तक क्या है, पूरा शासक था मौर्य साम्राज्य का। ओके, शासन था। मौर्य साम्राज्य की क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या है, कभी 12th में आप पढ़ रहे हैं, 12th के बाद आप बीए करेंगे तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में उसमें भी है, तो यही आप पढ़ लीजिएगा, आपको अभी से याद हो जाएगा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन से थे, ओके, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ से दो हिस्से कर लेते हैं, एक होते हैं साहित्यिक स्रोत है और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब जो क्या ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। ओके, ग्रंथ से हमें जानकारी। पुरातात्विक स्रोत क्या है, जो हम क्या भौतिक रूप से देखते हैं, जैसे कि हम मुद्रा देख लिए, भवन देख लिए, ये सब क्या हो जाते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में हमें क्या मिल जाता है, 600। देखिए मौर्य साम्राज्य की क्या है, अब बात करें तो ये आपका क्या है, इसमें मिलता है बौद्ध और जैन साहित्य में हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी, आपसे किसने लिखी है, जल्दी आपको बताना है किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी है। ओके, अब देखिए इंडिका सेंस की जानकारी मिलती है, इंडिका किसने लिखी है, ये सब पुस्तकें हैं, सभी को आपको लेखक याद होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है। इंडिका आपको पता है मैग्निस्तीनी ने लिखी, पुराण और मुद्रा राक्षस। ओके, एमपीपीएससी तक में ये क्वेश्चन आया था, मुद्रा राक्षस वाला। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। आगे मैं आपको सब पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्या है थोड़ा बताते रहता हूँ। साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, इन सबसे क्या मिलता है हमें, साहित्य स्रोत है, इन सबसे हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोत में बात करें तो प्राचीन भवन हो गया, स्तूप हो गया, इमारतें, गुफाएं, मृत भांड, ओके, अभिलेख हो जाता है, अशोक है आपका, अशोक की अभिलेख हो जाता है, मूर्ति कला, इन सबसे हमें क्या है भी क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। समझ चुके होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। चाणक्य द्वारा लिखी अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देती है। ओके, अब देखिए, अब चाणक्य क्या है, मौर्य साम्राज्य में थे। ओके, तो उन्होंने क्या अर्थशास्त्र वाली पुस्तक लिखी है, तो अर्थशास्त्र में क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी दी है। ओके, अर्थशास्त्र में राजनीति तथा लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। यूनानी राजदूत मैग्निस्तीनी द्वारा लिखी गई इंडिका, मैंने बताया इंडिका किसने लिखी, मैग्निस्तीनी ने, और ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ओके, इंडिका में क्या है, मौर्य साम्राज्य का वर्णन मिलता है। साथ ही में क्या है, पुराणों से भी क्या है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ओके, मैग्निस्तीनी किसका राजदूत था, तो ये था आपका सेल्यूकस निकेटर था, जो उनका राजदूत था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया दिया था। ओके, और फिर क्या है, ये मैग्निस उन्हीं के दरबारी से आया था, चंद्रगुप्त के में। ओके, मतलब सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था और आया था वहां से। ओके, और किसका दरबारी था, चंद्रगुप्त ये आपका मौर्य का। ओके, तो आगे सभी कहानी मैं आपको समझाऊंगा। आगे पढ़ते हैं, तो आगे है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में यह बताया गया है कि किस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मतलब क्या है, विशाख दत्त की जो क्या है मुद्रा राक्षस है, उसमें किसका वर्णन किया गया है, उसमें बताया गया है किस प्रकार से क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई नंद वंश को हराकर। ओके, साथ ही क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ तथा धर्मशास्त्रों से उस समय के समाज तथा उनके नियमों का वर्णन मिलता है। ओके,
मौर्य काल के प्राचीन भवन स्तूपों से भी जानकारी प्राप्त होती है और क्या है मौर्यकालीन मृतभांड और उसे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। ओके, साथ ही क्या है पत्थर पर लिखे अभिलेख मौर्य काल की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक के जैसे अभिलेख बहुत सारे मिले हैं तो उससे क्या है पूरे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। साथ ही क्या है मौर्य काल में क्या है मूर्ति कला और मौर्य इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ओके, तो इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। आगे की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में प्रशासन। ओके, ये पार्ट 1 यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे पार्ट 2 में हम क्या है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन से आगे पूरा चैप्टर देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आपको क्या है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, साथ ही आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। ओके, जिससे पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त कर सकें। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्स वगैरह ज्वाइन करने के लिए। साथ ही आप क्या है फ्री मटेरियल के लिए वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। ओके, अनुराग असाठी क्लासेस के नाम से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।